इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन अगर एक्सप्लेन किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड, स्टैटिक चार्ज अगर कोई एज्यूम करते हैं, किसी स्टैटिक चार्ज के अराउंड का वो रीज़न जिसमें अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट होता है या प्रेजेंस होता है, लेट्स सपोज कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है, इसके अराउंड एक रीजन डेवलप हो जाएगा। उसके अंदर अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, लेट्स सपोज एक टेस्ट चार्ज में क्यू नॉट एज्यूम कर रहा हूँ, ये एंटर करता है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे रीज़न को इस चार्ज के अराउंड, वो रीज़न यहाँ पे जो चार्ज मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम किया हुआ है क्यू, इस चार्ज के अराउंड वो रीज़न जिसमें कोई दूसरा अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट अगर एंटर करता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, तो ऐसे रीज़न को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीज़न। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहेंगे या फिर इसी को, क्योंकि स्टैटिक चार्ज की वजह से ये डेवलप होता है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं अ रीजन अराउंड अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज in which another charge experience force of attraction or repulsion called electric field region। अब इसमें डिफरेंट टर्म यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज इस रीजन में एंटर कर रहा है, जैसे टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट को एज्यूम किया हुआ है कि ये हमारे क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंट्री ले रहा है, तो ये जितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, उसी का मेजरमेंट कहलाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको कह सकते हो आप अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फॉर चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और दो चार्जेस के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला क्लास 10th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फार्मूला बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। F इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्जेस हैं, अगर लेट सपोज पहला Q हमने एज्यूम किया हुआ है और दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज Q नॉट, और इनके बीच का जो सेपरेशन है अगर मैं R एज्यूम करूं तो ये हो जाएगा R²। ठीक है, फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज हमारा Q प्रेजेंट है, उसकी वजह से Q नॉट पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो Q नॉट अपॉन R², ये रिलेशन बनता है। लेकिन ये रिलेशन का डेरिवेशन या फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन, ये सिंबल जो मैंने बनाया है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होने में कितना अपोज करेगा। इसको हम एप्सिलॉन नॉट या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और इसके बाद टर्म यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर कोई
इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम का, ये जो पिछला मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो टेस्ट चार्ज हमने रखा हुआ है ये क्यू नॉट अगर 1 कूलम का हो तो ऐसे केस में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, उसका मेज़रमेंट ही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं amount of force experienced by a unit electric charge inside electric field is the measurement of electric field intensity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन जो भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो वो जैसे उस पीछे जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ये फोर्स के लिए F इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड अगर किसी रीजन में कोई चार्ज एंटर करता है तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। और उसके मैग्नीट्यूड के लिए F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन बता दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो कितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी के मेजरमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी यूनिट अगर ऑब्जर्व करें, यूनिट हो जाएगा फोर्स है न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड का वो रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंट्री लेता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके जो डायरेक्शन का प्रेडिक्शन करना होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दो चार्जेस हैं, अगर चार्जेस लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में एज्यूम कर रहा हूँ दो चार्जेस की वजह से, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस क्यू की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर रहा हूँ इसके अराउंड, और यहाँ पे माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में तो दिखने में एक ही जैसा होगा। अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन जब निकालना होता है हमें, डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होता है, अब ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे क्या करोगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। तो अगर यहाँ पे ये चार्ज प्रेजेंट है और इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ तो लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज ये भी है, पॉजिटिव चार्ज ये भी है, आइडेंटिकल चार्जेस अगर इस पे प्रेजेंट हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा, लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन दिखाएंगे। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करना शुरू करेंगे हम कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, और लाइन ज्वाइन करेंगे।
लाइन ज्वाइन किया जाएगा। लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव इन नेचर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अट्रैक्टिव इन नेचर और यहाँ के लिए रिपल्सिव इन नेचर। तो किसी भी तरीके का चार्ज का अरेंजमेंट अगर दिया हुआ है उसकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये तरीका होगा। अब पेयर ऑफ मान लीजिए चार्जेस हो, पेयर ऑफ चार्जेस अगर प्रेजेंट है, लेट सपोज एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है, दूसरा निगेटिव चार्ज Q2 दे रखा है, इसकी वजह से मुझे तीसरे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे अगर लेट सपोज ये पॉइंट O हो तो Q1 और Q2 की वजह से मुझे पॉइंट O पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा तो डायरेक्शन निकालने के लिए लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, रिपल्सिव इन नेचर आएगा, यानी इधर की तरफ ये E1 हो जाएगा। Q2 की वजह से, Q2 निगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से अगर मैं लाइन ज्वाइन करूँगा और यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ, लेट सपोज प्लस Q0 अगर कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो क्या होगा, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा ये E2 का। तो E1 का डायरेक्शन इधर, E2 का डायरेक्शन इधर, ये थीटा एंगल पे अगर प्रेजेंट है तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कहीं होगा और उसको आप इजीली मेज़र कर सकते हो। तो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का ये तरीका होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है उसके डायरेक्शन के लिए। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस को अगर एक जगह से कैरी करके हम अब इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ये वर्क आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। वर्क किसी भी बॉडी को जब एक जगह से हम कैरी करके दूसरी जगह लाते हैं किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो वर्क परफॉर्म करते हैं और वर्क का मेजरमेंट होता था, वर्क इक्वल्स टू होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये एरो जो सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है, इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड एज्यूम किया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो किसी भी चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का रेंज पूछा जाए कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज इनफाइनाइट तक होता है। उस चार्ज के ओरिजिन पॉइंट से लेके इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब उस रीजन में अगर कोई चार्ज एंटर करता है या प्रेजेंट होता है तब तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहे, और अगर नहीं है उससे आउटसाइड लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर है। जैसे मैं Q1 की बात करूं तो Q1 के लिए ये 0 से लेके ये इनफाइनाइट तक का रेंज एज्यूम कर सकते हैं। अब इस रीजन के अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, लेट सपोज Q2 चार्ज प्रेजेंट है इसके इनसाइड और यहाँ पे Q3 चार्ज प्रेजेंट है इसके आउटसाइड, तो Q3 के ऊपर Q1 कोई भी फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जबकि Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये अब अगर मान लीजिए मैं Q2 को एज्यूम कर रहा हूँ आउटसाइड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड मैं इस Q2 को एज्यूम कर रहा हूँ, तो Q1 किसी भी तरीके का फोर्सेस पे नहीं लगा रहा है। अब लेट सपोज मैं इस चार्ज को कैरी करना शुरू कर रहा हूँ इस फील्ड के इनसाइड और कैरी करके Q1 से R सेपरेशन तक लेके आ गया मैं इसे।
ठीक है। Q1 का ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर से मैं किसी चार्ज Q2 को कैरी करके फील्ड के अंदर ला रहा हूँ। फील्ड के अंदर ले आया और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो अब जो वर्क परफॉर्म हुआ, ये वर्क जितना भी हमने परफॉर्म किया या फिर जितना भी वर्क रिसीव किया, वो वर्क का मेज़रमेंट ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। Amount of work performed or received while carry certain electric charge from infinite to any point inside electric field is the measurement of electric potential energy। जितना भी हम amount of work perform करेंगे या रिसीव करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये एक फैक्टर थोड़ा इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका U, और एनर्जी है तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट भी जूल होगी। अब U की वैल्यू किस केस में पॉजिटिव होगी, U की वैल्यू किस केस में निगेटिव होगी। पॉजिटिव तब होगा जब हम वर्क परफॉर्म करेंगे, यानी वर्क डन होगा, और निगेटिव तब होगा जब वर्क रिसीव करेंगे। अब लेट सपोज मैं Q2 को कैरी कर रहा हूँ, तो Q2 पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा? Q2 पे Q1 की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल चार्ज पोलैरिटी के चार्जेस हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा पीछे की तरफ। अब उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट मुझे इसे डिस्प्लेस करना है, तो जो भी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है उसके अगेंस्ट मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा और उसे उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको इनफाइनाइट से लेके इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाएंगे। तो उस केस में हम वर्क परफॉर्म करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉजिटिव। और यहीं पे अगर Q2 निगेटिव होता, तो Q2 अगर निगेटिव होता, लेट सपोज ये Q2 अगर निगेटिव होता, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी काम करता, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता। ऐसे सिचुएशन में ये चार्ज खुद पे खुद इसे कैरी करके ले जाता, हमें वर्क परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में वर्क निगेटिव होता। तो निगेटिव तब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा हो, और पॉजिटिव तब जब फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट हम किसी चार्जेस को कैरी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पेयर ऑफ चार्जेस के लिए होता है। एक चार्जेस को अगर इनफाइनाइट से कैरी करके फील्ड के इनसाइड किसी पॉइंट तक ले आए, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म या रिसीव करेंगे उसका मेजरमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। और क्योंकि ये वर्क के इक्विवेलेंट होता है तो इसकी यूनिट जूल हम लिखेंगे। ओके।